हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्ज़ाम्स में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान जनरल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए आज का यह वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला सवाल है, मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो देखिए यहाँ पर चिप लिखा है, चिप नहीं है, यहाँ पर इसको करेक्ट किए देता हूँ, ये पिच है। तो याद रखिएगा पिच ब्लेंड नामक जो है अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा एक सवाल यह महत्वपूर्ण बन जाता है कि रेडियम का जो अयस्क है क्या है, पिच ब्लेंड है, चिप नहीं है दोस्तों, पिच ब्लेंड है। और मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड नामक अयस्क से रेडियम की खोज की थी। रेडियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है, यह भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो देखिए शहतूत का जो पेड़ होता है उसी की पत्तियों का जो है प्रयोग करता है अपने भोजन के लिए। तो रेशम का जो कीट होता है अपने भोजन के लिए शहतूत की पत्तियों का उपयोग करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो देखिए जो खाद्य तेल होते हैं उन्हें जो है हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया से जो है वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं, हाइड्रोजनेशन क्रिया भी कहते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत खाद्य तेलों को जो है वनस्पति घी में जो है परिवर्तित कर दिया जाता है। ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो देखिए ध्रुवण अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगों का गुण है और ट्रांसवर्स जो तरंगे होती हैं उन्हीं को जो है अनुप्रस्थ तरंगे करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग ही है, तो ध्रुवण की घटना प्रकाश में दिखाई पड़ती है। तो ध्रुवण जो है अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगों का गुण है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, धातुओं के विद्युत की सुचालक होने का कारण क्या है? तो देखिए सामान्यतः रूप से जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं वे विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। इनका मुख्य जो कारण है कि विद्युत की सुचालक धातुएं क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें अधिक संख्या में उन्मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। तो देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति धातुओं में जो है अधिक रूप में होती है, इसीलिए जो है धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी धातु मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भार में उससे लगभग आधी होती है? देखिए भारत नहीं, भार होना चाहिए, भार, वेट। तो ये टाइटेनियम एक धातु है और इसे भविष्य की धातु भी कहते हैं। तो टाइटेनियम धातु स्टील के बराबर मजबूती होती है उसमें, तथा भार में जो है उसकी आधी होती है। अगला सवाल देख लेते हैं, पेलेग्रा से किसकी कमी से कारण होता है? तो देखिए पेलेग्रा एक रोग है जो कि नियासिन विटामिन बी का ही एक पार्ट है। नियासिन विटामिन शायद B6 है, तो पेलेग्रा विटामिन B6 यानी नियासिन की कमी के कारण फैलने वाला रोग है जिसमें पाँव जो है मनुष्य के भारी हो जाते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो देखिए 14 वाष्प घनत्व वाली कोई गैस है उसका अणुभार जो है 28 होगा, जस्ट डबल होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो देखिए शुद्ध सोना जो होता है उसके जो है आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जो है धूप लगने पर, गर्मी पड़ने पर जो है वह गल सकता है सोना। तो उसमें जो है तांबा जो धातु होती है, कॉपर धातु होती है, उसको मिला देते हैं ताकि सोने की जो है कठोरता बढ़ जाए और वह उसके जो है आभूषण बनाने में जो है ज़्यादा सरलता हो जाए। तो देखिए सोने के आभूषण ज्वेलरी बनाने के लिए जो है कॉपर की धातु जो है मिला दी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं, शुद्ध सोने के जो है आभूषण बनाए जाएंगे तो वह गल जाएंगे, टूट जाएंगे आसानी से। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए स्टेनले नामक एक वैज्ञानिक हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तो याद रखिएगा विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक स्टेनले को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल देख लेते हैं, अम्लीय मृदा एसिड सॉइल को सुधारने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो देखिए जब मृदा में या मिट्टी में अम्लीयता अधिक रूप में आ जाती है तो उसको सुधारने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। तो चूना का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। तो याद रखिएगा अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है एमाइलेज है।
एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है स्टार्च को जो है माल्टोज में जो है परिवर्तित कर देता है। तो याद रखिएगा, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है एमाइलेज है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह बीमारी होने लगती है? तो देखिए, मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी है, और पैंक्रियाज जब अग्न्याशय आपका काम करना बंद कर देता है तब मधुमेह की बीमारी जो है फैलने लगती है, या शुगर की बीमारी जो है व्यक्ति में हो जाती है। देखिए, अग्न्याशय जो होता है शरीर में इंसुलिन की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है, और इंसुलिन जो एंजाइम होता है वह हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब अग्न्याशय में खराबी आ जाती है तो मधुमेह नामक बीमारी जो है होने लगती है। अगला सवाल देख लेते हैं, अवतोतल लेंस कैसा होता है, अभिसारी या अपसारी? तो देखिए, जो अवतोतल लेंस होता है वह अभिसारी होता है। तो याद रखिएगा, अवतोतल लेंस जो है अभिसारी लेंस होता है। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह किसका नियम है? तो देखिए, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, और उस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत दाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो यह फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। तो याद रखिएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यह फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज वर्ष 1932 के दौरान की गई थी, और एंडरसन नामक जो है वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा जो है पॉजिट्रॉन की खोज की गई। तो याद रखिएगा, एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1932 में पॉजिट्रॉन नामक कण की खोज की। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो पिटवा जो लोहा होता है उसमें जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा, पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा भी है, और इसमें जो है कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो देखिए, वाटर गैस जिसे कहते हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण है। तो इन दो गैसों के मिश्रण से जो है वाटर गैस बनती है। तो वाटर गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का जो है मिश्रण है। CO से कार्बन मोनोऑक्साइड को दर्शाते हैं, जैसा H2 से हाइड्रोजन को दर्शाते हैं। एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो देखिए, एंटीपायरेटिक्स का उपयोग शरीर का दर्द तथा बुखार उतारने के लिए किया जाता है। तो देखिए, एंटीपायरेटिक्स एक प्रकार की दवा के रूप में जो उपयोग की जाती है, और एंटीपायरेटिक्स का उपयोग शरीर का दर्द तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA किसकी देन है? तो देखिए, वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने जो है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो याद रखिएगा, वाटसन और क्रिक ने जो है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया? तो देखिए, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने जो है सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन तथा एंथ्रेक्स के जीवाणुओं को अलग करने के लिए कार्य किया था। तो देखिए, याद रखिएगा कि रॉबर्ट कोच को वर्ष 1905 के दौरान जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने यह कार्य किया था कि सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया तथा एंथ्रेक्स व TB के जीवाणुओं को अलग करने का भी काम किया। इसीलिए वर्ष 1905 में जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देख लेते हैं, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो देखिए, विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन E की कमी से आप लोगों को शायद पता हो कि विटामिन E की कमी जब हो जाती है मनुष्य में तो जो है नपुंसकता हो जाती है, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। अगर पुरुष में हो जाती है तो उसके बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और महिला में हो जाती है तो महिला की जो है प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो टोकोफेरॉल विटामिन E की कमी से जो है नपुंसकता आती है। अगला सवाल देख लेते हैं, और विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। याद रखिएगा, टोकोफेरॉल। कोलाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? तो देखिए, कोलाइटिस रोग जो है छोटी तथा बड़ी आंत यानी कि आंतों को प्रभावित करने वाला रोग है कोलाइटिस। तो याद रखिएगा, कोलाइटिस रोग मानव शरीर की छोटी आंत या बड़ी आंत या आंतों को प्रभावित करने वाला रोग है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक अवश्य रूप से पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।